वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम बाजार मार्केट की जो अवधारणा है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार बाजार से संबंधित लगभग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं जिसे इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं आज का हम। वस्तु बाजार में यदि वस्तु का केवल एक विक्रेता है, वस्तु का कोई विकल्प नहीं है और फर्म द्वारा उद्योग में प्रवेश को रोक दिया गया है, तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा, एकाधिकार मोनोपोली। ठीक है, जब हम एकाधिकार मोनोपोली की हम बात करते हैं तो मोनोपोली कब होता है, एकाधिकार कब होता है? जब बाजार में किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, एक उत्पादक होता है और उसके द्वारा जो वस्तु बनाई जा रही है उसकी कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, उसकी बाजार में कोई वैकल्पिक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है और नई फर्मों का जो प्रवेश होता है वो बाजार में बहुत कठिन होता है, या हम कह सकते हैं कि बाजार में नई फर्मों का प्रवेश उद्योग में नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति देखने को मिलती है उसको हम क्या कहेंगे? मोनोपोली कहेंगे, एकाधिकार। तो ये जो विशेषताएं हैं वो कहां पे देखने को मिलती हैं? एकाधिकार बाजार में। जब हम द्विअधिकार की बात करते हैं, डिओपोली, तो इसमें क्या होता है? किसी वस्तु के जो विक्रेता होते हैं वो दो होते हैं। तो अगर दो विक्रेता हैं तो डिओपोली है, वो द्विअधिकार है। अगर विक्रेताओं की संख्या कम है, कुछ विक्रेता 8-10 हम कह सकते हैं, तो वो होता है आपका ओलिगोपोली मार्केट होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन में किसी वस्तु के जो विक्रेता होते हैं वो अधिक संख्या में होते हैं। तो एक विक्रेता किस में होता है? एकाधिकार में, मोनोपोली में। नेक्स्ट देखिए, अल्पाधिकार ओलिगोपोली की मुख्य विशेषता कौन सी है? ठीक है, बाजार के विभिन्न प्रकारों में अगर हम देखें, अल्पाधिकार बाजार क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु के जो विक्रेता हैं, उत्पादक, सेलर कह सकते हैं हम, प्रोड्यूसर कह सकते हैं, वो कुछ होते हैं। ठीक है, कुछ फ्यू हम कह सकते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। तो देखिए, फ्यू सेलर्स आपका कहाँ पे लिखा हुआ है? फर्स्ट 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है। लेकिन साथ साथ में उसके जो क्रेता हैं, खरीदने वाले जो बायर्स होते हैं, वो अधिक संख्या में हो सकते हैं। ठीक है, विक्रेताओं की संख्या कुछ होती है लेकिन खरीदार क्या होते हैं? अधिक हो सकते हैं, लार्ज नंबर हो सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, किसी वस्तु के जो सेलर्स होते हैं वो कम होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं, और जो खरीदार हैं, क्रेता हैं, बायर्स हैं, वो अधिक संख्या में हो सकते हैं। ये विशेषता किसमें देखने को मिलती है हमको? अल्पाधिकार में। अल्पाधिकार बाजार की एक प्रमुख विशेषता है कि ये जो कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े से जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या हो गया? तो एक फर्म अगर अपनी उत्पादन नीति या कीमत नीति में परिवर्तन करती हैं तो दूसरी फर्मों को भी क्या करना पड़ेगा? उसके अनुसार उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये पारस्परिक निर्भरता की जो विशेषता हैं वो भी कहाँ पे देखने को मिलती हैं? अल्पाधिकार बाजार में। अगला देखिए, जब उत्पाद का केवल एक खरीदार और एक विक्रेता होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने वाला भी एक जना है, बेचने वाला भी एक जना है। ठीक है, एक क्रेता और एक विक्रेता होते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्रेता पक्ष में भी एकाधिकार की स्थिति है, विक्रेता पक्ष में भी एकाधिकार की स्थिति है। तो इसको हम कह सकते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार कहेंगे। सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन में होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है उसके संतुलन की अगर बात की जाए तो संतुलन की मुख्य रूप से 2 शर्तें होती हैं। और पहली शर्त क्या है? संतुलन की स्थिति में फर्म का जो सीमांत आगम है, मार्जिनल रेवेन्यू, वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त होती है कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत है, वो क्या होनी चाहिए? संतुलन की स्थिति में बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में एक शर्त दे रखी है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? बराबर। तो इन शर्तों के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व कह सकते हैं, सीमांत आगम कह सकते हैं, सीमांत संप्राप्ति कह सकते हैं, ये क्या होना चाहिए? बराबर। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में फर्मों द्वारा समान बिक्री मूल्य पर समान वस्तुओं का उत्पादन करने की स्थिति को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, फर्मों की संख्या क्या है? अधिक। ठीक है, बड़ी संख्या में फर्में मतलब हो गया कि फर्मों की संख्या क्या है? अधिक। तो फर्मों की संख्या अधिक कहाँ पे होती है? एक तो पूर्ण प्रतियोगिता में होती है और दूसरी होती है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में। आगे हम देखते हैं कि बिक्री मूल्य क्या होता है? समान। और समान बिक्री मूल्य मतलब एक ही प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो सेम कहाँ पे होती हैं? परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो समान मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो स्थिति है, ये जो विशेषता है कि बड़ी संख्या में फर्में होती हैं, समान बिक्री मूल्य होता है उनका, और एक जैसी वस्तुओं का, वो समरूप वस्तुओं का, होमोजेनियस प्रोडक्ट का वो उत्पादन करती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति। अगला है, एक आर्थिक स्थिति जब एक खरीदार, ठीक है, जो खरीदने वाला बायर है वो क्या है? सिंगल, बेचने वाले अधिक संख्या में हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोनोपोली की जो कंडीशन है वो खरीदार के पक्ष में है, जो बायर्स हैं उसके लिए है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रेता एकाधिकार कहेंगे। करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। एक आर्थिक स्थिति जिसमें केवल एक खरीदार है, एक क्रेता है, विक्रेता जो उत्पादक होते हैं वो अधिक संख्या में हो सकते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? क्रेता पक्ष का एकाधिकार है। अगला है, किस बाजार रूप में एक फर्म कीमत पर नियंत्रण नहीं रखती है? देखिए, फर्म का कीमत के ऊपर नियंत्रण कब नहीं होगा? जब कीमत का जो निर्धारण है वो बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर होगा। ठीक है, उद्योग में कीमत का जो निर्धारण होता है, बाजार में जो कीमत का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। जहाँ पे बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती हैं, वहाँ पे कीमत का निर्धारण अगर होता है तो ऐसी स्थिति में फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। फर्म को क्या करना पड़ेगा? ये जो बाजार कीमत निर्धारित हुई है इसी कीमत को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे बाजार में ओपी कीमत का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर हुआ है? मांग और पूर्ति के आधार पर, और इस कीमत पर फर्म बिक्री करेगी। तो ये जो स्थिति है वो किसके साथ में संबंधित है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? फर्मों की संख्या अधिक होती है, एक ही वस्तु जो होती है, समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। सभी फर्में एक ही वस्तु को एक जैसी क्वालिटी का बनाती हैं और कीमत भी क्या होती है? संपूर्ण बाजार में एक समान होती हैं। ठीक है, तो इसी स्थिति में बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर जो कीमत निर्धारित होगी उसी कीमत पर फर्म अपने प्रोडक्ट को बेचेगी। तो ये किस प्रकार की बाजार की कंडीशन है? पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा देखने को मिलेगा। अगला है एकाधिकार प्रतियोगिता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, एकाधिकृत प्रतियोगिता कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर हम देखें तो इनमें से कौन सी एक आवश्यक शर्त है? तो देखिए, क्षैतिज मांग वक्र, मतलब इस प्रकार की जो स्थिति है मांग वक्र की, वो तो आपका परफेक्ट कंपटीशन में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। तो पहली विशेषता तो पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, एक अधिकार में नहीं होती है। एक विक्रेता अनेक क्रेता, इस प्रकार की स्थिति भी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में नहीं होती, क्योंकि एक विक्रेता की अगर हम बात करें वो तो आपका मोनोपोली में होता है, एकाधिकार में होता है। स्थानापन्न वस्तु का अभाव, ये भी हमारा एकाधिकार में पाया जाता है, मोनोपोली में होता है। उत्पाद विशिष्टीकरण, ठीक है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन है, ये जो विशेषता है,
ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं? एकाधिकारी प्रतियोगिता में। ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में किसी वस्तु के उत्पादक क्या होते हैं? अधिक संख्या में होते हैं और सभी फर्में जो प्रोडक्ट बना रही है उनमें क्या होता है? थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। प्रत्येक फर्म का जो उत्पादन होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाया जाता है। अगला है बाजार जिसमें अंतिम वस्तु या सेवा बेची जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, इस प्रकार के बाजार को हम क्या कहते हैं? उत्पाद बाजार कहते हैं। साधनों का क्रय विक्रय होता है, उसको हम साधन बाजार कहेंगे। तो अंतिम वस्तुओं का क्रय विक्रय किस बाजार में होता है? वस्तु बाजार कहा जाता है। विक्रेता बाजार एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां पे देखिए, विक्रेता बाजार की अगर हम बात करते हैं तो विक्रेता बाजार में एक तरह से क्या होता है? किसी वस्तु का जो मांग होती है वो पूर्ति की तुलना में अधिक होती हैं। ठीक है, मतलब वस्तुओं की बाजार में एक तरह से कमी होती है, तो इसको एक तरह से हम क्या कह सकते हैं? विक्रेता बाजार कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मांग अगर आपूर्ति से अधिक होती है तो ये किसको दर्शाता है? अर्थशास्त्र में विक्रेता बाजार को। और विक्रेता बाजार जो होता है वो मुख्य रूप से प्रॉपर्टी मार्केट जो होता है, अचल संपत्ति का बाजार जो होता है उसके साथ में संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें कि कोविड-19 के बाद में अगर हम देखें तो घरों की जो मांग थी वो एक तरह से क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। किसकी तुलना में? उसकी पूर्ति की तुलना में। और ऐसी स्थिति में उसके जो पूर्ति करने वाले हैं उन्होंने एक तरह से क्या किया? घरों की कीमतों को बढ़ा दिया। तो मतलब कीमत निर्धारण की जो शक्ति होती है वो एक तरह से किसके पास में आ जाती है? समस्त शक्ति पूर्तिकर्ताओं के पास में आ जाती हैं। तो जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो ये किसको दर्शाता है? विक्रेता बाजार को दर्शाता है। अगला है खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार की स्थितियों का सही ज्ञान होने को क्या कहा जाता है? ठीक है, वह स्थिति जिसमें जो खरीदने वाले हैं किसी वस्तु को, उनको और बेचने वाले दोनों को बाजार की सही स्थिति के बारे में जानकारी होती है। और ऐसा कब हो सकता है? जब खरीदने वाला भी केवल एक जना है, विक्रेता भी एक जना है। ठीक है, तो इसको एक तरह से हम क्या कहते हैं? मोनोपोली कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, किसी वस्तु को बेचने वाला विक्रेता भी एक जना है, एक ही फर्म है, खरीदने वाले भी केवल एक ही फर्म है। खरीदार और विक्रेता जब एक होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं। अगला है एकाधिकार प्रतियोगिता। ध्यान रखिए, यहाँ पे केवल एकाधिकार नहीं, मोनोपोली नहीं, इसके साथ में प्रतिस्पर्धा शब्द भी जुड़ा हुआ है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा इसको हम कह सकते हैं। का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, एकाधिकार बाजार की अगर हम बात करें तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता का भाग है। और अपूर्ण प्रतियोगिता का जो सिद्धांत है वो दिया गया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता का। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता का जो सिद्धांत है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? एडवर्ड चेम्बरलिन के द्वारा। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके साथ में संबंधित है? चेम्बरलिन के साथ में संबंधित हैं। सेकंड ऑप्शन। और अपूर्ण प्रतियोगिता का अगर सिद्धांत पूछा जाए तो अपूर्ण प्रतियोगिता की जो अवधारणा है वो जॉन रॉबिन्सन के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट है कीमत लेने वाली फर्म के लिए औसत आय बाजार मूल्य के। ठीक है, कीमत लेने वाली फर्म एक होती है आपकी प्राइस टेकर। और कीमत लेने वाली फर्म को अगर हम देखें बाजार के संबंध में तो कौन सी फर्म होती है कीमत लेने वाली? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो होती हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म को क्या कहा जाता है? कीमत लेने वाली या कीमत स्वीकार करने वाली, प्राइस टेकर। क्योंकि देखिए जो बाजार होता है उसमें कीमत का निर्धारण होता है मांग और पूर्ति के आधार पर। ठीक है, बाजार में कीमत का निर्धारण कितना हो? इस चित्र के अनुसार ओ से लेके पी, क्योंकि यहाँ पे मांग और पूर्ति क्या है? बराबर हैं। तो बाजार में ये जो ओपी कीमत का जो निर्धारण हुआ है तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या करेगी? इसी ओपी कीमत पर वस्तुओं को बेचेगी। तो ये
फर्म का मांग वक्र है क्या, ओपी, और ये ओपी कीमत का निर्धारण किसने किया है, उद्योग के द्वारा हुआ है। तो जो फर्म है पूर्ण प्रतियोगिता में, इसको हम क्या कहते हैं, कीमत स्वीकार करने वाली कहते हैं, कीमत लेने वाली फर्म कह सकते हैं। और जो कीमत लेने वाली फर्म होती हैं उसके लिए औसत आय मतलब एवरेज रेवेन्यू, औसत संप्राप्ति हम कह सकते हैं, और बाजार मूल्य होता है प्राइस। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और बाजार कीमत दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है समान मूल्य, ठीक है। होमोजीनियस प्राइस जो होती है वो किस बाजार की प्रमुख विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो उत्पादकों के द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होती हैं, और एक जैसी वस्तु समान क्वालिटी की होती हैं, समान रंग रूप आकार की होती हैं, इसलिए कीमत भी क्या होती हैं, एक समान होती हैं। नेक्स्ट है एकाधिकार की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। मोनोपोली की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक उत्पादक होता है, बिल्कुल सही है, वो अपनी वस्तु की कीमत अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग ले सकता है। मूल्य भेदभाव भी पाया जाता है, कीमत विभेद जिसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी होता है। और जब एकाधिकार होता है तो बाजार में नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है। तो ये तीनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है, बिक्री लागत नहीं पाई जाती है, क्योंकि देखिए एकाधिकार होता है तो एकाधिकार है, इसका मतलब सभी लोग उसी वस्तु को अगर खरीदना है उसी से खरीदेंगे, क्योंकि बाजार में कोई दूसरा बेचने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको विज्ञापन के ऊपर किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना पड़ता, मतलब इसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं पाई जाएगी। किसमें, एकाधिकार बाजार में। जो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होती है उसमें सेलिंग कॉस्ट होती है, उसमें विज्ञापन लागत पाई जाती है। वस्तु या उत्पाद विभेदन किस बाजार में पाया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उत्पाद विभेद जो होता है वो किस बाजार की प्रमुख विशेषता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा में तो नहीं होता है, एकाधिकार बाजार में भी नहीं होता है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में अगर आप देखो, जो एकाधिकारी प्रतियोगिता हो गया, अल्पाधिकार बाजार हो गया, उसमें एक तरह से उत्पाद विभेद पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट है अल्पाधिकार की सबसे विशिष्ट विशेषता इनमें से कौन सी है, ठीक है। अल्पाधिकार में अगर हम देखें तो कुछ विक्रेता होते हैं जो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, और कुछ विक्रेताओं की आपस में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी होती है उनकी, मतलब पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अल्पाधिकार में क्या होता है, फर्मों की परस्पर निर्भरता होती है। एक बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो भी कीमत का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर होता है। बाजार अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, सरकार के नियंत्रण से ये मुक्त होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, उत्पाद भिन्नता तो नहीं पाई जाती हैं, खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, ये मुख्य विशेषताएं, ठीक है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता की जब हम बात करते हैं तो खरीदार और विक्रेता क्या होते हैं, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। कीमत भी समान होती है, लेकिन ज़्यादा से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सेकंड ऑप्शन हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट है एक एकाधिकारी का सीमांत राजस्व, मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का होता है, इसके लिए आपको डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सीमांत आगम होता है और ये होता है औसत आगम, ठीक है। औसत आगम क्या होता है, एक तरह से कीमत को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें क्या स्थिति है, AR ज़्यादा है MR से, क्योंकि AR कर्व आपका क्या है, ऊपर है, या AR की जगह आप क्या बता सकते हो, कीमत भी कह सकते हैं, कीमत ज़्यादा होती है MR से,
ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो सीमांत राजस्व होता है वो कीमत से कम होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कि जो सीमांत राजस्व होता है वो कीमत से कम होता है। यहाँ दूसरे शब्दों में कीमत ज़्यादा होती है सीमांत राजस्व से मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है। सीमांत राजस्व को हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम हम कह सकते हैं। अगला है ईंट बाजार को आमतौर पर किस बाजार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपको मकान बनाना है और ईंटें अगर खरीदनी है तो ईंटें हम कहाँ से खरीदेंगे, दूसरे देशों से तो नहीं मंगाएंगे, हम क्या करेंगे अपने आसपास जहाँ से मिलती हैं वहीं से मंगा लेंगे, मतलब स्थानीय बाजार के साथ में संबंधित हैं। अगला है किस बाजार में अल्पकालीन संतुलन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा कम होती है और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में कीमतें अधिक होती हैं। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत होगी उसकी तुलना में कीमत ज़्यादा है लेकिन कम उत्पादन किया जाएगा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब बाजार में केवल एक उत्पादक होता है, ठीक है। तो एकाधिकारी जो होगा वो क्या करेगा, कम उत्पादन करेगा और वस्तु की कीमत पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में वो ज़्यादा रखेगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा एकाधिकार बाजार। अगला है उत्पाद विभेदन किसकी विशेषता है, पहले भी हमने देखा था एकाधिकार। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एकाधिकार और यहाँ पे है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा आना चाहिए था, ठीक है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका इंग्लिश में आएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ की मुख्य विशेषता होगी उत्पाद विभेदीकरण, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। किस बाजार में बिक्री लागत वहन करनी पड़ती है, सेलिंग कॉस्ट, मतलब उत्पादकों को अपना उत्पाद वस्तु बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा आपका एग्जाम में तो सही लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होगा वही हमारा सही आंसर होगा। अल्पाधिकार अगर आ जाए तो वो भी सही हो सकता है, दोनों अगर साथ में दे रखे होंगे दोनों होंगे, ठीक है। दोनों में से आपके ऑप्शन में एक ही आएगा। और अगला देखिए, और ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री की स्थिति सामान्य होती है। देखिए ब्रांडेड वस्तुओं का मतलब एक तरह से क्या हो गया, तो किसी ब्रांड, जैसे कि हमको अगर कपड़े खरीदने हैं, हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हम क्या करेंगे, हमको रेमंड्स का ही खरीदना है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, रेमंड का एकाधिकार हो गया। कि नहीं हमको मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल हमको किसका खरीदना है, सैमसंग का ही खरीदना है। किसी कंपनी विशेष, किसी ब्रांड का अगर हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं हमको उसी ब्रांड की वस्तु खरीदनी है, तो ये उस ब्रांड का क्या हो गया, मोनोपोली हो गई, एकाधिकार हो गया, ठीक है। इसको एकाधिकार की श्रेणी में हम ले सकते हैं। टूथपेस्ट एक उत्पाद है के तहत बेचा जाता है। देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश वर्जन नहीं दे रखा है, आपका प्योर कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पे एकाधिकार बाजार और यहाँ पे एकाधिकार अलग से दे रखा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है। और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, किसी वस्तु के जो उत्पादक होते हैं वो अधिक संख्या में होते हैं। तो जो टूथपेस्ट हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। अगला है किस बाजार की स्थिति में फर्मों के पास अतिरिक्त क्षमता होती हैं, एक्सेस कैपेसिटी जो होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अगला है यदि फर्म की शून्य लागत है या केवल निश्चित लागत है तो संतुलन में आपूर्ति की गई मात्रा उस बिंदु से दी जाती है जहां पे सीमांत राजस्व शून्य है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस जो हैं AR और MR ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी से हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला है किस बाजार संरचना में बाजार का मांग वक्र फर्म के मांग वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। कहने का मतलब
फर्म का मांग वक्र और बाजार का मांग वक्र दोनों क्या होते हैं? समान। तो देखिए, जब एकाधिकार की स्थिति होती है तो एकाधिकार में फर्म जो होती हैं वही क्या होता है? उद्योग होता है। तो फर्म का मांग वक्र और बाजार मांग वक्र दोनों क्या होते हैं? एक ही होंगे। किस बाजार संरचना में? एकाधिकार में। क्योंकि देखिए, फर्मों के समूह को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं, बाजार कहते हैं। एकाधिकार में एक ही फर्म होती है, इसलिए फर्म भी वही होगा और उद्योग भी वही होगा। इसका मतलब दोनों का जो मांग वक्र है, चाहे वो बाजार का मांग वक्र हो चाहे फर्म का मांग वक्र हो, दोनों क्या होंगे? समान। फिर अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए एक आवश्यक शर्तों में से एक है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तों की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, उत्पाद में भिन्नता, एक समय के समान उत्पादों के लिए कीमतों की बहुलता, कई विक्रेता कुछ खरीदार, समान वस्तुओं के लिए एक समय में एक ही कीमत। देखिए, इसमें करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन 4। समान वस्तुओं के लिए एक समय में कीमत क्या होती है? एक समान होती है। देखिए, ऐसा हमारा एक पहले प्रश्न आया था, उसको भी हम देख लेते हैं वापिस कि पूर्ण प्रतियोगिता में यहाँ पे देखिए, क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में नहीं दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कई विक्रेता और कुछ खरीदार लिखे होते हैं, जबकि क्रेता, खरीदार और विक्रेता दोनों क्या होते हैं? अधिक संख्या में होते हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या होना चाहिए? समान वस्तुओं के लिए एक समय में एक ही कीमत। अब देखिए, इससे पहले जो एक प्रश्न आया था इसी ऑप्शन से रिलेटेड था, उसको भी हम वापस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें था कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है? क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, लेकिन देखिए, ये भी हो सकता है ऑप्शन, तो एग्जाम में तो आपका ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं वैसे कि दो ऑप्शन जहां पे करेक्ट हो जाए। ठीक है, कि एक ही समय में समान चीजों के लिए समान मूल्य है, अगर ये दे रखा होगा तो फिर ये ऑप्शन आपको नहीं देंगे, खरीदार और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें आपको कुछ चेंज करके इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुसार उद्योग जो सबसे निकटतम है, मतलब इनमें से कौन सा उदाहरण जो है वो अल्पाधिकार के साथ में संबंधित है? ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट की जो हम परिभाषा पढ़ते हैं उसके अनुसार आपको बताना है कि ओलिगोपोली मार्केट, अल्पाधिकार बाजार का इनमें से सबसे कौन बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका आंसर मैं पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा।